हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नए चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत आराम से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहली बात कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम यहां पर एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। अब एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, तो उन्होंने क्या बोला था, तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज स्मॉलेस्ट particle of the matter which can directly take part in chemical reaction। ठीक है, और एटम इंडिविजिबल होता है, ये ध्यान रखना। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो डायरेक्टली रिएक्शन में पार्ट लेता है, और एटम इंडिविजिबल होता है। तो ये डाल्टन की अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी वो है। अब हम बात करेंगे इसमें डिस्कवरीज की। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल में हम डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका श्रेय जाता है थॉमसन को। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी तो उस टाइम की बात है, उस टाइम पे कैथोड रे ट्यूब मतलब ग्लास ट्यूब वाली चीजें ज्यादा चलती थी। उस टाइप के एक्सपेरिमेंट बहुत होते थे, है ना। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई वो कहां पर हुई, सीआरटी में। सीआरटी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में समझो। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये होती है अ हार्ड ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अब सीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन डायग्राम बनाएंगे कैसी होती है कैथोड रे ट्यूब। ये ग्लास की ट्यूब है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक यहां पर एक यहां पर, और ये कनेक्टेड है पावर सप्लाई से यहां पे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। और पावर सप्लाई बहुत हाई वोल्टेज दिया जाता है, 10 kV से 20 kV तक। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों जरूरी है। और इसके अंदर गैस भरी हुई है। और अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर गेज से मेंटेन किया जाता है 10 की पावर
5 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ मिलीमीटर ऑफ Hg, जो H2 गैस का प्रेशर है। कौन सी गैस है यहाँ पर? H2 गैस है। इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच लगा रहे हैं इधर। ये अरेंजमेंट है इसका, फिर से समझ लो क्या है। ये ग्लास की ट्यूब हो गई, ये अपनी क्या है, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस, और उसका प्रेशर 10⁻⁵ एम ऑफ Hg लो प्रेशर रहता है, प्रेशर गेज से मेंटेन करते हैं। ये एक प्लेट लगी है, इसको कैथोड बोलते हैं और इसको एनोड बोलते हैं, और अपन ने एक्सटर्नल सप्लाई इसको दे दी। ठीक है, 10 kV से 20 kV तक की एक्सटर्नल सप्लाई हम देते हैं। अब इतनी ज़्यादा सप्लाई क्यों देते हैं, इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो वोल्टेज but good conductor at high voltage। ठीक है, इसलिए अपन हाई वोल्टेज देते हैं। अब देखो इसका वर्किंग कैसे होता है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो कुछ कुछ होता है इसमें। अब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई। तो ऐसा देखा गया कि यहां से, इस जगह से कुछ रेज आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में रेज थोड़ी दिखेंगी। ये पता कैसे चला, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट और किए गए। ठीक है, कुछ इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे पता चला। तो ऐसा देखा गया कि यहां से रेज आ रही है। ठीक है, अब ये रेज कहां से आ रही है, कैथोड से, इसलिए इन रेज को बोल दिया अपन ने क्या, कैथोड रे। तो ये कैथोड रेज है। ठीक है, अब इसका पता कैसे चला, उसके लिए हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझना होगा। पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये देखो। पहला, नंबर 1, कैथोड रेज, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CR लिख रहा हूं, कैथोड रेज आर ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका पता कैसे चला, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है। अगर उसकी शैडो बन रही है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो कैथोड रे है, ये इसके आगे हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट रख दिया यहां बीच में, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। तो हम क्या बोल देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है। सेकंड पॉइंट, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके बारे में कैसे पता चला, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। किस जगह पे, इधर। यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई। इसका मतलब उनके खुद के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लाइक दिस। ये क्या है, कैथोड रेज आ रही हैं और आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। यहां मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं और यहां नेगेटिव एंड बोल रहा हूं। तो ये जो रेज हैं, ये जो आ रही थी, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। इसका मतलब इनके खुद के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होगा ये, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट नोट करो, फिर थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मान लो ऊपर से आप मैग्नेट लाए ग्लास ट्यूब के ऊपर से, ठीक है, तो कैथोड रे क्या होंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है पजेसेस सम काइनेटिक एनर्जी। इसका पता कैसे चला? एक स्मॉल पैडल व्हील यहां रख दिया आपने, कैथोड रे के पाथ में एक पैडल व्हील रख दिया, तो यहां से कैथोड रे आ रही है मान लो। तो जब ये इससे टकराएंगी तो ये व्हील क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा। मतलब इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी, मतलब मास है कुछ, है ना। फिफ्थ, प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? जैसे पहला वाला पॉइंट देखो, ये जब कैथोड रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इसकी शेडो तो बनती ही है, साथ में ये ऑब्जेक्ट को गर्म भी कर देती है, मतलब हीट भी कर देती है। ठीक है, तो ऐसे दिखा देते हैं अपन कि जब कैथोड रे टकरा रही है तो क्या हो रहा है? जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट हीट भी होने लगता है। तो एक बार फिर से पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझ लो। स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सबके एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिए आपको। पांचों पॉइंट आराम से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके स्पेसिफिक चार्ज और मास के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की और मास की, इलेक्ट्रॉन के। जो कैथोड रे हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोला गया, उनके बारे में हम बात करते हैं, चार्ज और मास की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि थॉमसन ने इसका स्पेसिफिक चार्ज बताया कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंटली, और कैथोड रेस का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो होता है -1.75 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद हो गई, अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज पर ग्राम। ठीक है, मतलब आप क्या बोलोगे? चार्ज अपॉन मास बोल सकते हो। तो अगर मुझे मास निकालना है, स्पेसिफिक चार्ज दिया है और चार्ज दिया है, तो कैसे निकालोगे? स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय मास। तो अगर आपको मास निकालना है तो आप बोलोगे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन स्पेसिफिक चार्ज कर दो, कितना है? -1.75 इंटू 10⁸, ये क्या था? ग्राम में, सॉरी चार्ज था तो ये कूलाम में, और ये क्या था? कूलाम पर ग्राम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर आप केजी में याद करना चाहते हो तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि मास इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? अगर आप स्पेसिफिक चार्ज याद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड चार्ज और ये मास, ये जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक चार्ज है, ये जो आप गैस यूज कर रहे हो ना अंदर, वो आप कोई सी भी रख लो, स्पेसिफिक चार्ज उस गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो आपने गैस भरी थी वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी ना। आप उसको चेंज भी कर दो ना, तब भी स्पेसिफिक चार्ज वही आता है। तो ये वाले पॉइंट के बारे में जरूर ध्यान रखना। अब ये हो गई सारी बात हमारी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कवरी के सारे पॉइंट्स पता कर लिए क्या क्या है। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि चलो नेगेटिव वाला पार्टिकल डिस्कवर हो गया, तो अब पॉजिटिव वाला डिस्कवर करते हैं, है ना। तो फिर उसके आगे पॉजिटिव वाले डिस्कवर करने के बारे में कदम आगे उठाए गए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए सेम वही ग्लास ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने पीछे पढ़ाया वो समझ में आ गया तो बिल्कुल ईजी है, ये भी सिमिलर उसी टाइप से आपको चलना है। देखो, एक ग्लास की ट्यूब है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोड को क्या किया, उसमें छोटे छोटे होल कर दिए जिसको बोलते हैं परफोरेटेड। ठीक है, इसमें स्मॉल होल कर दिए, इसको बोलते हैं परफोरेटेड। और ये है कैथोड और ये क्या है अपना एनोड। पिछले वाले में क्या था, इधर कैथोड था इधर एनोड था। वो अरेंजमेंट आप कैसा भी बना सकते हो, मैंने ऐसा बनाया। और यहां पर लगा है एक स्विच और वोल्टेज सप्लाई। और गैस अंदर भरी हुई है, H2 गैस है, लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, सॉरी। ठीक है, H2 गैस भरी है इसमें एट वेरी लो प्रेशर, 10⁻⁻⁵ जो पीछे अपन ने लिया था। अब क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं फिर कुछ कुछ होता है ना। क्या होता है इसमें, देखो, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया सर्किट कंप्लीट हुआ। तो अब क्या होता है, यहां पर इधर से कुछ रेज एनोड की तरफ जाती हैं जिनको तो हम कैथोड रे बोलते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया इधर से भी कुछ रेज आ रही हैं और वो रेज इस तरफ से इस तरफ जा रही हैं। वो कैसे समझ में आया, यहां पर इस जगह चमक हुई, मतलब यहां पर ग्लो हुआ, तो इससे डिसाइड हुआ कि कुछ तो है। और उसके बारे में पता कैसे चलेगा, इसके जैसे हमने कैथोड रे में एक्सपेरिमेंट किए थे वैसे यहां भी करने पड़ेंगे। तो हम उसको अपन लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेस, जैसे कैथोड रेस का था। और एनोड रेस को हम क्या बोलते हैं, कैनल रेस भी बोलते हैं। तो एनोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट यह है कि कैनल रेस आर ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन पाथ। सेम वही बात जैसा हमने कैथोड रे में बात की थी कि कैथोड रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वैसे ही एनोड रे या कैनल रे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक्सपेरिमेंट सेम वही है। कैसा कि जो लाइन, जो रेज यहां से आ रही हैं, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया तो उसकी शैडो बनेगी। अगर उसकी शैडो बनेगी इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल हो रहा है। सेकंड पॉइंट, कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। वहां क्या था, वहां था नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज नेगेटिवली थी, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे पता चला, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो जो कैनल रेज आ रही हैं यहां से वो इस फील्ड के, जैसे मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। इसका मतलब क्या है, इनके खुद के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है। तीसरा पॉइंट ये था कि ये जैसे वहां पर था डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी सेम वही है, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप कोई मैग्नेट ले आओ तो ये रे क्या होंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। चौथा पॉइंट क्या था, पजेसेस सम काइनेटिक एनर्जी। सेम वही है, देखो थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला कैथोड रे से ही मैच कर रहा है पॉइंट, है ना। पजेसेस सम काइनेटिक एनर्जी। क्या किया आपने, एनोड रेज या कैनल रेज के रास्ते में एक पैडल व्हील रख दिया तो ये घूमने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। और एक फिफ्थ पॉइंट और था, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, तो जब ये रेज टकराती हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो उसको हीट कर देती हैं। तो पॉइंट सिमिलर हैं, जो कैथोड रे के पॉइंट थे वही एनोड रे के पॉइंट है, बस क्या डिफरेंस है, सेकंड पॉइंट में डिफरेंस है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। उधर क्या था, वो जो कैथोड रे थी वो नेगेटिवली चार्ज थी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट कर रही थी। यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट करेंगी। बाकी सारी कहानी इसकी सेम है। ठीक,
तो इसको नोट कर लो, फिर हम इसके चार्ज और मास के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की और मास की, ठीक है, प्रोटॉन के लिए। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको स्पेसिफिक चार्ज, ये याद रखना, स्पेसिफिक चार्ज है। अगर आपने गैस हाइड्रोजन यूज की है तो स्पेसिफिक चार्ज होता है कैनल रेस का, एनोड रेस का 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ये स्पेसिफिक चार्ज है। अगर मैं आपसे चार्ज की बात करूं प्रोटॉन के, तो वो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड में, लेकिन यहां प्लस होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको चार्ज पता है, स्पेसिफिक चार्ज पता है। अब मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है कैथोड रेज में। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन मास, चार्ज पर यूनिट मास। तो चार्ज अपॉन मास ये होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मुझे पता है 9.58 इंटू 10⁴। चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास निकालना है, तो ये था कूलाम में, ये था आपका कूलाम पर ग्राम में, ठीक है। तो मास क्या आ जाएगा, जब ये सॉल्व करोगे तो इसका मास आता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर केजी में याद करना चाहते हो तो 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में मैं मास लिख देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब यहां पर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हमने वहां किया था, कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेस का, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहां पर नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन is dependent on nature of gas, जो आप गैस अंदर यूज कर रहे हो। तो वहां पर इंडिपेंडेंट, यहां पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन काफी लेट हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट था, न्यूट्रल पार्टिकल था, आप ये बोलो, एलिमेंट तो नहीं बोल सकते। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो हुई वो कैसे हुई, देखो, एक वैक्यूम चैम्बर में बेरिलियम न्यूक्लियस पर पोलोनियम न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होने वाले अल्फा पार्टिकल अटैक करते हैं। तो पोलोनियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये हमें क्या देता है, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, जिसको मैं लिख रहा हूं 2He4 इस तरीके से, ठीक है। तो बेरिलियम पर ये अल्फा पार्टिकल अटैक करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन क्या होती है, बेरिलियम होता है 4Be9, इस पर 2He4, इसने अटैक किया तो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं इसमें, न्यूट्रॉन निकलते हैं इसमें। क्या क्या बनता है, कार्बन बनता है और न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो रिएक्शन लिख देता हूं मैं, क्या है, 6C12 और 0N1 इस तरीके से। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसको कैसे अपन समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि यहां पर जो मास, जो एटॉमिक नंबर है उसका जो सम है, ठीक है, वो यहां पर होना चाहिए, और मास नंबर का जो सम है वो यहां पर होना चाहिए। मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रहते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो 4 + 2 6 यहां पर आ रहा है, कार्बन है तो 6 यहां पे होगा, इसका मतलब यहां 0 होगा। और 9 + 4 क्या है, 13, तो यहां पर 12, तो यहां पे 1, मतलब 12 + 1 13। तो होता क्या है, बेरिलियम पर जब हीलियम अटैक करता है तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम बात करें चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता। तो चार्ज होता है Q0 और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल हो जाता है, ठीक है, नियरली इक्वल हम लिख सकते हैं। तो दोनों याद कर लेना आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, तो नियरली इक्वल होता है, आप ये ध्यान रखना। तो 1.6 इंटू 10⁻24 किस में है, ये ग्राम में है, ठीक है। तो ये बात हो गई सारी डिस्कवरी की। अब इसमें से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है
चार्ज और मास जरूर याद कर लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें आप चार्ज और मास लिख सकते हो। यहां मैं लिख रहा हूं पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इधर लिख लो मास, और एक और बना लेते हैं रो, यहां लिखेंगे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका कितना 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और इसका नियरली इक्वल होता है 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का आपको पता ही था 1 प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसका माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये वाली टेबल आप याद कर लेना, चार्ज और मास, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल में पहला है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल के और भी नाम है, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या रेजन पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब ये होता क्या है वो समझने वाली बात है। पहला पॉइंट लिखो इसमें, थॉमसन के मॉडल में एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, है ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर embedded, in which electrons are embedded, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर अपन डायग्राम से समझाएं तो कुछ ऐसा कि जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड है, मतलब इसके अंदर है, इस तरीके से, जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल, ये स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, यहां लिख लो आप। तो जो स्फीयर होगा उसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल टू होगा किसके, टोटल नेगेटिव चार्ज के, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये था थॉमसन का मॉडल। अब ये मॉडल क्या करता है, ये मॉडल कहाँ इसका ड्रॉबैक है, क्या फेल क्यों हो जाता है, ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। तो अब हम सेकंड नंबर पे चलेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, नोट कर लो। अगला एक्सपेरिमेंट है अपना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था उसको समझने के पहले हमें एक्सपेरिमेंट समझना होगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, मार्सडेन एंड गीगर, उन्होंने किया था। तो एक्सपेरिमेंट क्या है पहले वो समझ लो। अपने पास क्या है, एक सेटअप है और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है यहां पे। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उसको गोल्ड फॉइल पर अटैक करवाया गया और यहां पर लगी हुई है स्क्रीन, ठीक है, इस जगह पे लगी है एक स्क्रीन। अब गोल्ड फॉइल ही यहां पर क्यों ली, क्योंकि गोल्ड उस टाइम का मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल मटेरियल था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकले तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, मतलब ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से
डेविएट हो गए, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए, और बहुत ही कम सीधे गए और वापस आ गए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन बनते हैं, क्या कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाते हैं अपने पाथ से, और कुछ बाउंस बैक हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन हम यहां पर लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड straight without any deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि सम ऑफ देम आर डेविएटेड या डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ एंगल से। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अ वेरी फ्यू ऑफ देम वर बाउंस बैक, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं 10 की पावर 5 में एक आध ऐसा होता है जो वापस बाउंस आता है। तो क्या एक्सपेरिमेंट था एक बार फिर से समझेंगे। एक अपने पास रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल दे रहा है ना, ये सब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल, ये जो गोल्ड फॉइल है, जब इस पर अटैक करते हैं तो होता क्या है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ डेविएट हो जाते हैं और कुछ वापस बैक हो जाते हैं। ये इसका ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट रखा। अब वो क्या न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट होता है उसको हम समझेंगे, पहले आप ये नोट कर लो आराम से। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड की न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट की। रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन हुए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, उसके बेसिस पर एक न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया, कुछ पॉइंट्स हैं उसके लिखते जाओ। पहला है द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ a small positively charged न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उसने बोला, ठीक है, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, अपन ऐसा बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर अपन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा, जैसे ये हो गया अपने पास न्यूक्लियस, ठीक है, और ये अपन बोल देंगे सर्कुलर ऑर्बिट है। तो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि टोटल नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा, मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका जो चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। चौथा पॉइंट ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज मच लेस देन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल है दोनों, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ, तो न्यूक्लियस तो ये है ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि आपको रेडियस समझ में आ जाए। तो इस सेंटर से यहां से इधर तक की रेडियस ये क्या होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगी, और इससे लेकर यहां तक की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ एटम होगी। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कम है, रेडियस ऑफ एटम क्या है, ज़्यादा है, तो वॉल्यूम एटम का ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखोगे तो यहाँ
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिखना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ एटम अगर आप निकालना चाहो तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर आर क्या आ जाएगा, एटम का, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है उसका ऑर्डर होता है, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी FM, मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और इधर होता है रेडियस ऑफ एटम, इसका ऑर्डर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब क्या है 10⁻10 मीटर। तो आप यहां पे पुट करके रेडियस निकाल भी सकते हो इसकी। तो ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड का। पहला पॉइंट देखो क्या था, एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा जिसमें सारा का सारा मास होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा मास इसी में होगा। सेकंड पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहां पे, न्यूक्लियस के अराउंड, सर्कुलर ऑर्बिट में। तीसरा पॉइंट ये था कि टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कम होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ एटम से। अच्छा एक बात और, ये जो बीच का स्पेस है बहुत सारा खाली है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट अगर आपको ऐड करना हो तो लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये पांचों पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से लिख लो। अब मैं आपको बता रहा हूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक रिलेशन मास नंबर के साथ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर, तो ये रिलेशन होता है आर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू है, a की पावर 1/3 फर्मी, और ये जो आर नॉट है ये होता है आपका 1.2 FM, ठीक है। तो आर नॉट जो कांस्टेंट है वो 1.2 आप लिख सकते हो। तो अच्छा अपन ने फर्मी यूनिट यहां लिख दी, तो अपन यहां इसको हटा दो, मतलब 1.2 लिख सकते हो आप। तो आर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.2 a की पावर 1/3। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग मास नंबर 64। अब मास नंबर 64 है तो उसका मुझे न्यूक्लियस का रेडियस बताना है उस एटम का। तो आर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.2 और 64 की पावर क्या कर दूंगा मैं 1/3, और 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब लिख दो, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 1.2 इंटू 4 कितना हो गया 4.8। यूनिट क्या लिखोगे, फर्मी। इस तरीके से इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी होता है, नोट कर लो। फिर अपन इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये टॉपिक जेई मेन में और जेई एडवांस में दोनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ जेई एडवांस के लिए ये टॉपिक है, जेई मेंस के लिए नहीं है। लेकिन जेई मेन में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो टॉपिक अपना आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसको ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो पहले आप। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। अब ये जो टॉपिक है ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझने के पहले थोड़ी से बेसिक कॉन्सेप्ट में बताता हूं आपको एनर्जीज के। जैसे अगर मान लो एक चार्ज रखा है Q1 यहां पर, एक दूसरा चार्ज रखा है Q2 यहां पर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन R, ठीक है। और ये जो K है ये कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R। अगर दो चार्ज रखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इतनी होगी। और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं तो अगर मान लो कोई एक चार्ज किसी वेलोसिटी से भाग रहा है, सपोज ये वाला चार्ज v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो अपन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, 12mv², ठीक है। तो ये वाला कोई पार्टिकल होगा जिसपे कुछ चार्ज होगा, वो v वेलोसिटी से भाग रहा है तो 12mv² हो जाएगा उस पार्टिकल का। अब इसी को हमें अप्लाई करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। अरेंजमेंट क्या पहले ये समझ लो। आपको एक्सपेरिमेंट याद है, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि एक अल्फा पार्टिकल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकल रहा था और गोल्ड फॉइल पे अटैक कर रहा था। तो जो अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहा है, मान लो वो अल्फा पार्टिकल ये है, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं अल्फा पार्टिकल को Q अल्फा उसका चार्ज बोल रहा हूं, और ये पार्टिकल मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ये भाग रहा है
कहाँ भाग रहा है, ये भाग रहा है गोल्ड की तरफ, तो गोल्ड की तरफ भाग रहा है, तो गोल्ड का न्यूक्लियस मान लो ये है, ठीक है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, इस तरफ भाग रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल जब यहां से भागना चालू करेगा तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, गोल्ड फॉइल से टकराएगा। लेकिन टकराने से पहले होगा क्या, ये पार्टिकल पहले तेजी से भाग रहा था, अब वो क्या होगा, धीमे 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 स्लो होता जाएगा। क्यों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये हीलियम न्यूक्लियस है और ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये दोनों सेम चार्ज के हैं, तो अब होगा रिपल्सन। तो होगा क्या, ये अल्फा पार्टिकल भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा। क्यों, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और रुकने के बाद फिर ये वापस बाउंस बैक आएगा। तो हमें कौन सा वाला केस लेना है, जो ऑब्जर्वेशन का थर्ड पॉइंट था कि अल्फा पार्टिकल जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जाके वापस आते हैं, वो वाला केस लेना हमें। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि यहां से जब अल्फा पार्टिकल रुक गया, वहां से इस गोल्ड के न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर। फिर से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी है। अल्फा पार्टिकल जो रेडिएक्टिव सब्सटेंस से निकल रहा था वो जाएगा गोल्ड के न्यूक्लियस पर अटैक करने। तो जब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा तो धीमे 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 ये स्लो होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम चार्ज के हैं, तो रिपेल करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम, मतलब जीरो बोल सकता हूं मैं, रुक जाएगा। अब रिपल्सन तो हो ही रहा है तो ये वापस आएगा इस तरीके से। जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है, अपन उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपनी स्कूटी से जा रहे हो, ठीक है, चौराहे पे पुलिस खड़ी हुई है, तो आप जब स्कूटी से बहुत तेज जा रहे हो और आपने देखा एकदम पुलिस खड़ी, तो आप वापस आ जाते हो ना। तो सेम वैसे ही हो रहा है कि ये भाग रहा है, यहां पर पुलिस खड़ी है, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा, फिर उसके बाद ये वापस आ जाएगा। अब इसी चीज को हमें एनर्जी के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना है। क्या कर रहा हूं मैं, दो कंडीशन ले रहा हूं, ये है कंडीशन नंबर 1 और इस पॉइंट पे कंडीशन नंबर 2, और मैं यहां पर लगा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। मतलब फर्स्ट पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम सेकंड पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना, देखो, अगर मैं बोलूं अल्फा पार्टिकल निकल रहा है कहां से, रेडियोएक्टिव मटेरियल से, तो वो बहुत दूर रखा है, तो ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि इन दोनों के बीच का आर ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोल सकते हो। तो एट पॉइंट 1 पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, क्यों, अल्फा पार्टिकल यहां से जस्ट निकला, मान लो v वेलोसिटी से निकला, तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, इस तरीके से बोलूंगा। तो जब ये आगे जाएगा तो धीमे धीमे स्पीड कम होती जाएगी, सेकंड पॉइंट पर काइनेटिक जीरो हो जाएगी क्योंकि रुक जाएगा, तो सेकंड पॉइंट पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक जीरो। लेकिन अब कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आ गई ना, और डिस्टेंस आई, वो कौन सी डिस्टेंस आई, r। तो यहां से लेकर यहां तक के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k, Q1 मतलब Q अल्फा और Q न्यूक्लियस मतलब गोल्ड डिवाइडेड बाय R, ये बोल दूंगा मैं, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये है अल्फा पार्टिकल और ये क्या है, गोल्ड हो गया अपना, तो गोल्ड के न्यूक्लियस का Q। अब इसको हम सॉल्व करके यहां से R निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q अल्फा। Q अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और E बोल रहा हूं मैं उसके चार्ज को, E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इंटू न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, एटॉमिक नंबर इंटू E, भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होते हैं, जिसका उसका एटॉमिक नंबर है, डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये वाली बात फिर से समझ लो क्या लिखा, Q अल्फा का मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, तो चार्ज हो जाएगा उसका 2E, और Q न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, Z, जितने प्रोटॉन होंगे उसमें, जैसे गोल्ड है तो Z यहां पर कितना आ जाएगा, इसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, ठीक है, तो Z इंटू E अपॉन R। तो यहां से मैं R निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, इसको मैं लिखूंगा 2, उसको उस तरफ ले जाओ, तो 2 पहले से था, तो 4kZe स्क्वायर, ठीक है, 4kZe स्क्वायर अपॉन m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आपको जो R है यही आपके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एक जेईई एडवांस में न्यूमेरिकल आया शायद 99 में, तो उसमें गोल्ड की जगह कॉपर लिया था उन्होंने, तो Z आप यहाँ पर कॉपर का रख देना 29, और E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, K क्या है आपका 9 इंटू 10⁻9, E है आपका 1.6 इंटू 10⁻19, और m अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा इसका,
तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो ये इसका मास हो गया। बाकी वेलोसिटी आपको कुछ दे रखी होगी 10 जो भी दे रखा होगा, तो वो पुट करके आर आप निकाल सकते हो। मतलब इस तरीके से अप्लाई करना। ये तो एडवांस के लिए हो गया। मान लो अगर जेई मेंस में क्वेश्चन आया तो जेई मेन में किस तरीके से या नीट में किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो अल्फा पार्टिकल नहीं है, यहां से हमने प्रोटॉन को फेंका, तो अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन के लिए लगा देना। ये भाई आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे हाफ MP VP, भाई प्रोटॉन आ जाएगा, और यहां K Q प्रोटॉन और Q न्यूक्लियस अपॉन R, तो एक रिलेशन उससे बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए आपने अप्लाई किया, और मान लो आपसे ऐसा पूछ लिया कि अल्फा का और प्रोटॉन का रेशियो बताओ, वेलोसिटी का रेशियो बता दो अल्फा और प्रोटॉन का, मतलब आप एक तरीके से रिलेशन का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको इक्वेशन लिख के बता रहा हूं किस तरीके से बनेगी। अगर मान लो मैंने यहां पर अल्फा की जगह प्रोटॉन को फेंका होता, तो यहां पर क्या आ जाता, यहां पर ऐसा आ जाता 1/2 MP VP स्क्वायर इज इक्वल टू K Q ऑफ प्रोटॉन Q ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय R, ठीक है। इसको मैं कोई नई बोल देता हूं, R डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 2K, प्रोटॉन का चार्ज कितना E और न्यूक्लियस का चार्ज कितना ZE, डिवाइडेड बाय M प्रोटॉन V प्रोटॉन का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल रिलेशन बना 2KZE स्क्वायर अपॉन MP VP स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे मान लो दोनों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो पूछ लिया, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, ठीक है। उससे रिलेशन बना के मतलब क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। तो बेसिक चीज पे ध्यान दो, क्या है एनर्जी कंजर्वेशन, इसका बेसिक है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2, ये आ गया। यहां उन्होंने प्रोटॉन को फेंका था, अल्फा पार्टिकल को फेंका था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, मान लो अगर उसकी जगह प्रोटॉन फेंक दें, तो आप इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लगा के रिलेशन बना सकते हो। नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर। अब हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ लिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये है कि मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की एक थ्योरी है कि जो भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वो अगर घूम रहा है, तो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करेगा। अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर नहीं होगा, और वो धीमे धीमे स्पाइरल पाथ में आके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। किस तरीके से थ्योरी है उसके बारे में अपन लिखेंगे पहले, फिर मैं समझाता हूं आपको, है ना। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थ्योरी ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल should emit radiations, और अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो जो रदरफोर्ड ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ना होके कुछ ऐसा हो जाएगा, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करेगा, तो रेडियस कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसका रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और इसी चीज को आगे अपन और मॉडल में कवर करेंगे। इसके बाद के मॉडल जो है जैसे बोहर मॉडल वगैरह, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी अपन सिर्फ ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली थ्योरी है उसको ये फेल कर रहा था, उसको ये समझा नहीं पा रहा था। इसका एक और ड्रॉबैक होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाता है ये, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। मान लो एलिमेंट एक्स है, तो एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। आप इस A को यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है Z, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर मान लो एलिमेंट न्यूट्रल है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं।
अगर एलिमेंट में कुछ चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का उस तरीके से वेरिएशन हो सकता है। जैसे अगर सपोज मैं आपसे बोलूं बोरॉन, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 और मास नंबर है इसका 11, ठीक। तो अगर आपसे बोरॉन बोला गया है तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, एटॉमिक नंबर इसका बोलूंगा मैं क्या, 5। यहां जो लिखा है ना ये, इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक नंबर, और ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मैं आपको बताता हूं मास नंबर। देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है, मास नंबर का मैं फॉर्मूला बना के भी लिख सकता हूं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो यहां जो 11 लिखा है इसी को मैं क्या बोलूंगा, मास नंबर बोलूंगा। तो एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, यहां से, और मास नंबर किससे डिसाइड होता है, यहां से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में, और एलिमेंट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। लेकिन मास नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता, क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, आप बताते जाओ। जैसे अगर लिखा है 10 Ne20, तो इसका एटॉमिक नंबर Z और A क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका होगा 10 और A होगा इसका 20। बहुत इजी है, इस तरीके से अपन पता करते हैं। अब इसी से अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, बहुत इजी से, यहाँ ये तो अपन इससे रिलेटेड अपन दो एलिमेंट में रिलेशन बता सकते हैं। क्या क्या रिलेशन हो सकता है, देखो अगर मान लो आपसे बोला गया है आइसोटोप्स, दो पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको रिलेशन बताना है कि आइसोटोप है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करते हैं, हम ऐसा लिखेंगे कि स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो वो क्या होते हैं, आइसोटोप। एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे 1H1 हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, 1H2 और 1H3, तो टोटल 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको H लिखते हो, इसको D भी लिख सकते हो और इसको T, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इस तरीके से, है ना। तो आप देखो एटॉमिक नंबर यहां जो लिखा है वो सेम है और मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, आइसोटोप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आइसोबार की, आइसोबार्स क्या होते हैं, स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 18 AR40, ठीक है, और 20 CA40, आप देखो जरा, मास नंबर यहां सेम हो गए, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोबार होंगे। इस तरीके से पता करते हैं, बहुत इजी है। तीसरा है आइसोटोन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 6C14, ठीक है, और 8O16, देखो जरा ध्यान से, 14 माइनस 6 ये क्या है, A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z से, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 14 माइनस 6 क्या हो गया, 8। यहां पे निकालो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, मतलब न्यूट्रॉन सेम हो गए तो ये आपस में क्या होगा, आइसोटोन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, A माइनस Z से, ये ध्यान रखना। ये होते हैं आपके क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको नोट करो, फिर इसके और भी रिलेशन है वो लिखते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं, यह है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे अगर मान लो ये लिखा हुआ है मेरे पास P3 माइनस, या ये ले लेते हैं N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस एंड सो ऑन। आप देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7, ठीक है।
अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो यहां जो नेगेटिव लगा है ना उतने ऐड कर देना, तो 7 और यहां -3 लगा तो 3 ऐड कर दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 लगा तो 2 ऐड कर दो, तो 10। फ्लोरीन का होता है 9, माइनस लगाया तो 1 ऐड कर दो, 10, इसका 10। Na का 11 होता है, अब प्लस लगाया तो हटा दो 1, तो 11 में से 1 हट गया, कितना बचेगा? 10। Mg का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12, 12 में से 2 हटा दो, 10। एल्यूमिनियम का 13, 13 में से 3 हटा दो, 10। इस तरीके से तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में 10 हो गए, तो ये आपस में सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसी तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक की एक सीरीज और होती है, वो भी लिख देता हूं। P3-, ठीक है, S2-, Cl-, Ar, K+, Ca2+, ये इन सभी में अगर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15 इसमें होते हैं, -3 18। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 -2 कितना हो गया? 18। इसी तरीके से ये सारे क्या हैं? एटॉमिक नंबर इनका सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के पास क्या है? 18। इसका एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता करते हैं। 5th नंबर पे है आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं ये? इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब एटम भी सेम रहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहे। जैसे अगर मैं लिखता हूं N2 और लिखता हूं CO, तो बताओ N2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। CO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। कैसे पता चला? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 × 2 क्या हो गया? 14। इधर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका 8, 8 + 6 कितना हो गया? 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 14 14 क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। अच्छा, इसमें कितने एटम है? 2 एटम, और इसमें कितने एटम है? 2 एटम। तो अगर एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इसका मतलब ये आपस में क्या होगा? आइसोस्टेयर्स हो गए। इस तरीके से चेक करना है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं, ये 14 है, सपोज मैं ऐसा लिखता N2 और Si सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो अब ये आइसोस्टेयर्स होते क्या? नहीं, लेकिन ये दोनों क्या होते? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 14, और एटम अगर बात करें तो 1। तो अगर मैं सिलिकॉन और N2 का रिलेशन बोलूं तो ये क्या है? सिलिकॉन और N2 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सिलिकॉन और CO आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, N2 और CO आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ नंबर ऑफ एटम सेम, तो क्या बोल देंगे? आइसोस्टेयर्स बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। एक लास्ट और बचा है, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? ये निकालते हो A- Z से। प्रोटॉन क्या होते हैं? Z, तो ये बन जाएगा A- 2Z। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें A- 2Z सेम आता हो वो आइसोडाइफर्स होंगे। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 90 थोरियम 232, ठीक है, और एक दूसरा एलिमेंट लिखा है, या एक काम करता हूं, इसकी जगह मैं लेता हूं 92 यूरेनियम 238, सपोज ये है, और एक है मेरे पास 90 थोरियम, यहां 236 कर लेता हूं, 236 और 232 ये। तो बताओ इन दोनों में आइसोडाइफर्स का रिलेशन है या नहीं है, वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका A बताओ क्या है? ये, ठीक है, तो 236 माइनस 2 इंटू Z बताओ 92, ये आ गया। और इसका A क्या है? 232 माइनस ये A हो गया, इसका Z क्या है? 90, तो 2 इंटू 90। अब ये दोनों चेक करो, अगर सेम आ रहे हैं तो आइसोडाइफर्स होंगे, नहीं आ रहे हैं तो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 92 इंटू 2 कितना हो गया? 184, और ये हो गया 236। इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 4 2, 5 52 हो जाएगा ये, है ना। और इधर कितना हो जाएगा? 180, तो 232 माइनस 180 ये हो जाएगा आपका 2 8 5 52। देखो सेम आ गए।
तो अगर ये सेम आ गए 52 सेम आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया आपस में आइसोडाइपर्स। तो A-2Z सेम आना या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम आना आइसोडाइपर्स है। अब मैं सारे आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आइसोस्टेट्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एटम भी सेम होनी चाहिए उसमें, दोनों चीजें। और एक लास्ट है आइसोडाइपर्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। इस तरीके से हम चेक करते हैं, नोट कर लीजिए। अब जो हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे, ठीक है, और अप्रोच समझ में आएगी कैसे करना होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? इफ द डायमीटर ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 1:2 दे रखा है और आपको मास नंबर का रेशियो निकालना है उसी न्यूक्लियस के लिए, है ना। तो न्यूक्लियस के लिए मास नंबर का रेशियो कैसे निकलेगा? देखो, आपको फॉर्मूला याद है, RNU इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ ऐसा लिखा था अपन ने, ठीक है। तो अगर मैं सपोज पहले वाले न्यूक्लियस के लिए 1 लिखूं और सेकंड के लिए 2 लिख रहा हूं, तो R1/R2 में क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं A1/A2 इसकी पावर 1/3। अब एक बार बताओ, डायमीटर का जो रेशियो है वही रेशियो तो रेडियस का होगा, सेम ही रहेगा। तो रेडियस का रेशियो भी वही रहेगा, तो 1/2 A1/A2 इसकी पावर क्या आएगी? 1/3। तो यहां से A1/A2 आ गया आपका, होल क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो 1/2 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1/8। तो ऑप्शन है आपके पास 4, क्या आंसर है इसमें से? सी आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या कह रहे हैं? एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी स्पीड v0 है, उसको प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रखा रहता था ना, वहां से इन्फिनिटी बोल रहे हैं वो, है ना। और वो अप्रोच कर रहा है, R0 डिस्टेंस तक पहुंच गया। कब? जब उसकी स्पीड v0 थी। अब आपको स्पीड बतानी है जब उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो? 2r0। तो आप एक काम करो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R का फॉर्मूला याद करो, क्या था? ये था 4kZe², 4kZe² डिवाइडेड बाय m अल्फा v अल्फा का होल स्क्वायर। पीछे मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में इसका डेरिवेशन पूरा बताया, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अब आप बताओ, अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v अल्फा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि R1/R2 इज इक्वल टू, यह आएगा V2/V1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं लिख रहा हूं इसको। R1 क्या है मेरे पास? R0, ठीक है। R2 क्या है? 2R0। V2 मुझे निकालना है, V1 क्या है? V0, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो ये R0 से R0 कट गया, 1/2 का अंडर रूट ले लो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो 1/2 का अंडर रूट हो गया, ये ऐसा। ये आ गया V2/V0, तो V2 क्या आ गया? V0/√2, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो ऑप्शन में क्या है, बी आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा एक काम करो, पहले जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई करो और फिर आप आंसर चेक करना अपने, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुझे निकालना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर इसका कितना है? एल्यूमिनियम का 13, प्लस 3 लगा है तो 3 माइनस कर दो, तो 13 माइनस 3 कितना हो गया? 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। प्रोटॉन निकालना है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4, और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 एटॉमिक नंबर, -2 लगा है तो अब 2 ऐड करना है, तो 8 और -2 की जगह 2 ऐड कर दो तो 10 हो जाएंगे। और प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, और न्यूट्रॉन कितने? 16 माइनस 8, तो ये भी कितने आ जाएंगे? 8। इस तरीके से, बहुत ईजी है। इसमें बताओ एटॉमिक नंबर, अच्छा ये तो अब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसमें जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कितने? 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे? 6। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं स्टार लगा दूंगा मल्टीपल वाले जितने भी क्वेश्चन अगर कराऊंगा आगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करो। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 × 3,
अब यहां -2 लगाया तो 2 ऐड कर दो तो +2, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 8 × 3 हो गया कितना 24, 24 + 2 कितना हो गया 26, और 26 + 6 32। ठीक है, NO3 माइनस में चेक करो, 7 + 8 × 3 और माइनस लगाए तो +1 कर दो, तो ये कितना हो गया 24 और 1 25 और 7 32। ठीक है, इस तरीके से करना है। वैसे यहां पे करो, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन 16 + 16 × 4, ठीक है, +2 कर दो क्योंकि यहां माइनस लगा है। ठीक है, 16 × 4 कितना हो गया 64, और 64 + 16 कितना हो जाएगा 64 + 16, ये आ जाएगा आपका 80, और 80 + 2 कितना हो गया 82। इसी तरीके से फिर चेक करो, 31 + 16 × 4 + 3, ये भी क्या आ जाएगा 82। और अब थोड़ा सा ध्यान दो, आप देखो क्या हो रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस है, कार्बन से एक ज्यादा ही होता है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो। अब यहां देखो, यहां -2 लगाया, यहां एक सिंगल माइनस लगाया, तो बराबर बात हो जाएगी ना, बैलेंस हो जाएगा वो। जैसे सल्फर और फास्फोरस में देखो, सल्फर में एक ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहां देखो 2 नेगेटिव है, यहां 3 नेगेटिव है, इस तरीके से भी सोच सकते हो। CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 + 8 × 2 22 हो जाएंगे, और N2O में कितने हो जाएंगे 7 × 2 + 8 22 हो जाएंगे, तो ये भी है। मतलब A वाला है, B वाला है, C वाला, D और चेक कर लो। N3 माइनस में कितने हो जाएंगे 7 + 3 10, और इसमें 13 - 3 तो 10, तो ये भी सही है। मतलब इसके चारों आंसर सही है। नोट कर लो इसको, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एक 5th वाला। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और प्रोटॉन का ट्वाइस करना है, तो आपको नया एटॉमिक नंबर बताना है किसका 6C14 का, कि कितने % इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, इस टाइप से बताना है, या सेम रहा। ये ऑप्शन है आपके सामने, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर बताता हूं क्या करना है। इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू whereas that of proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic number of 6C14 will be। ये आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है। कैसे करना है, जैसे पहली बात तो आप ये बताओ कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर में हम क्या लिखा करते थे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं आता था इसमें, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मास नंबर इसका इस एलिमेंट का 14 है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने 14 - 6 मतलब 8। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 6 AMU प्रोटॉन का मास है और 8 AMU न्यूट्रॉन का मास है। ये स्टार्टिंग की बात है। अब ऐसा बोला गया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ कर दो, तो न्यूट्रॉन का मास ये था ना, इसको कर दो हाफ, तो हाफ कर दिया, और प्रोटॉन के मास को डबल कर दो, तो इसको डबल कर दिया, ऐसा। इसका कर दो हाफ और इसको कर दो डबल, 6 AMU लिख रहा हूं मैं यहां पे, है ना, AMU, ऐसा। तो अब बताओ नया मास क्या आ गया, तो ये मास नंबर, ये ओल्ड वाला था, न्यू मास नंबर क्या लिखूंगा, न्यू मास नंबर, ये ओल्ड मास नंबर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये ओल्ड कितना था 14, न्यू क्या आएगा 6 × 2 12 + 4 मतलब कितना आ गया 16। तो ये 14 AMU था और ये 16 AMU हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज ही होगा, क्यों, पहले 14 था अब 16, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग का कितना था 14, तो वो नीचे रखो। कितना डिफरेंस आ रहा है 16 - 14, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 14.28 आता है, मैंने सॉल्व किया था, तो 14.28%। अब ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनमें से ऑप्शन चूज कर लो कौन सा आएगा, बी आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन में क्या था, जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो अब आपसे बोला था कि जो प्रोटॉन का मास है उसको डबल कर दो और न्यूट्रॉन के मास को हाफ कर दो। इलेक्ट्रॉन के मास का कोई लेना देना नहीं है मास नंबर से, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो ये 16 आ गया, ओल्ड 15 था, चेंज कितना आ जाएगा 16 - 14/14 × 100, जो कि 14.28% आ रहा है। बी आंसर है इसका, नोट कर लो इसको।